हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन्हीं 4 चीज़ों से संबंधित है जिसे कि समझना हर एक अकाउंटेंट के लिए, हर एक फ्रेशर के लिए और हर वो उस बंदे के लिए जो कि इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहता है। एक्सपेंस, इनकम, एसेट और लायबिलिटी। तो अगर हम इसे पूरा डिटेल में समझ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसे समझने के बाद आपको अकाउंटिंग करने में कहीं पर कोई दिक्कतें आ सकती हैं। आप वॉचर एंट्री को पास करें या फिर आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट के ऊपर काम करें तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर कि आप इसे डिटेल में समझ जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसे अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। तो इसके लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं सीधा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग का जो मेन बेस होता है या जिसे हम लोग पिलर भी कह सकते हैं, वो आपका 4 ही है, जिसे हम लोग कह रहे हैं एक्सपेंस, आपका दूसरा है इनकम, तीसरा है आपका एसेट्स और फोर्थ एंड लास्ट है आपका लायबिलिटी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस का माने क्या होता है? आप कहोगे खर्चा, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इतने जानने से काम अगर चलता तो मैं वीडियो नहीं बनाता, है ना। तो एक्सपेंस, हाँ भाई, खर्चा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे कि मेरा ये छोटा सा ऑफिस है जहाँ पे अभी बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब बिजली तो जल रही है ना। अब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा मैं उसका पेमेंट करूंगा, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मेरे लिए एक्सपेंस हो गया। मेरा ऑफिस अगर ये रेंट पे अगर होता और है भी ऑफ कोर्स, तो मैं इसका जो किराया दूंगा तो ये रेंट मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। अगर कोई स्टाफ रहता तो हम उसकी सैलरी देते। तो इस तरीके से आपको ये देखना होता है और उसे पहचानना होता है कि भाई एक्सपेंस तो है बट वो कौन नेचर का। हर एक्सपेंस का शक्ल सूरत याद रखिएगा, उसका नेचर अलग अलग होता है। अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया ना। हाँ भाई, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अलग नेचर, आपका वाईफाई का बिल आ रहा है यानी कि इंटरनेट का चार्जेस, मोबाइल का बिल आ रहा है तो टेलीफोन का चार्जेस, राइट है। इसी तरीके से आपको पहचानना होता है। चलो भाई, एक्सपेंस को तो हमने पहचान लिया। हाँ भाई, कंपनी को चलाना है तो फिर उसके ऊपर काफ़ी सारे खर्चे करने होते हैं, चलो ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना से ही काम नहीं चलेगा। अब आपको ये भी जानना है कि एक्सपेंस आपका कितने तरह का होता है, राइट। अब एक्सपेंस को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इससे क्या पता चला कि एक्सपेंस आपका 2 तरह का होता है, ठीक है, डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। अब अगर डायरेक्ट होगा तो आपको पता है कि इसका आप एंट्री कहाँ करते हो। अगर मैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस की अगर मैं बात करूं तो आप फटाक से इसका आंसर आप दे दोगे कि डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होता है वो हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट साइड में दिखाते थे, राइट। और अगर इनडायरेक्ट है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते थे, राइट। यानी कि डेबिट साइड में ही एक्सपेंस को बुकिंग किया जाता है, ये हम सभी आपको पता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि अगर डायरेक्ट होगा तो वो ट्रेडिंग में चला जाएगा और अगर इनडायरेक्ट होगा तो वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। ये तो बात हुई कि इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसका रिप्लाई कर दिया, ठीक है। लेकिन वो वहाँ तक पहुँचता कैसे है? अगर आप टैली पर भी काम करते हो या जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो वो ये डायरेक्ट तो नहीं पहुंचता ना। आप कहोगे अरे सर क्या बच्चों की जैसा बात कर रहे हो। हमें पता है कि पहले हमें मास्टर को क्रिएट करना होता है, फिर वहाँ पर हमें ग्रुप का सिलेक्शन करना होता है, तब जा कर के उस पर्टिकुलर डेट में हम लोग वॉचर एंट्री को पास करते हैं, तब जा कर के वो टैली या जो भी सॉफ्टवेयर है वो उसे वहाँ पर पहुँचा देता है, यानी कि हमारे काम को वो ईजी कर देता है, राइट। अगर हम मैनुअल काम करते हैं तो पहले जर्नलाइज करते, उसके बाद लेजर बनाते, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते, ठीक है। ये पूरा जर्नी होता है, राइट। लेकिन अगर हम ये पहले से पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ये डायरेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो क्या होगा, हम ग्रुप का चुनाव सही सही करेंगे, चाहे वो टैली हो या जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, राइट। और अगर एंट्री अगर पास है तो मेरा रिपोर्ट भी सही सही जनरेट होगा। अब सवाल यह है कि ठीक है, अगर गलती हो भी गई तो क्या हो जाएगा, है तो एक्सपेंस ही ना, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो। अगर हम इसको ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट का ट्रेडिंग में अगर डाल देते तो क्या हो जाएगा, होगा,
अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट जब आपका ऑडिट के लिए जाएगा तो सीए साहब उसे हटा देंगे वहाँ से। नहीं नहीं, ये डायरेक्ट है तो इसे डायरेक्ट में ही रखो, ये इनडायरेक्ट है तो इसे इनडायरेक्ट में ही रखो। इससे क्या होता है ना, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो होता है या फिर आपका नेट प्रॉफिट का रेशियो होता है उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसे भी तो मेंटेन करना है ना, तो आप अपने मन से काम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने टमटम को और भी आगे बढ़ाते हैं। अब पहचानना ये है कि भाई जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है इसे हम लोग कैसे पहचानें, तो बहुत ही सिंपल है। देखो, कोई भी ऐसा खर्चा जो कि रिलेटेड टू परचेज हो, समझे ना, रिलेटेड टू परचेज हो, इवन परचेज भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होता है। लेकिन टैली में जब हम लोग मास्टर को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आप देखोगे ग्रुप में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है और परचेज भी होता है, बट परचेज क्या है ना, वो सेकेंडरी ग्रुप है, राइट, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। तो इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परचेज आपका किस नेचर का एक्सपेंस है, तो ये आपका डायरेक्ट नेचर का है। तो मैं बात कर रहा था इसे पहचानने के लिए, कोई भी ऐसा खर्चा जो कि रिलेटेड टू परचेज हो, कोई भी ऐसा खर्चा जो कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो, याद रखिएगा वो सारा का सारा खर्चा क्या होगा, डायरेक्ट होगा। प्रोडक्शन में आप इसे चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हैं। कोई भी ऐसा खर्चा जो कि फैक्ट्री के लिए किया गया हो, और फैक्ट्री में जो खर्चा होता है वो माल के प्रोडक्शन के ऊपर ही किया जाता है, राइट। तो बहुत ही शॉर्ट एंड सटीक में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में हमेशा याद रहे। रिलेटेड टू परचेज, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग या रिलेटेड टू फैक्ट्री, ये सारा का सारा जो भी खर्चा होगा वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। यानी कि माल को तैयार करने के लिए, ऐसे समझिए आपने रॉ मटेरियल को परचेस किया, अब आप उसको तो नहीं बेचते ना, नहीं नहीं, हम लोग माल तैयार करके बेचते हैं। यानी कि रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, तब जा कर के वो शोरूम में जाकर डिस्प्ले होता है, तब जा कर के वो वहाँ से सेल होना शुरू हो जाता है, राइट। तो माल यानी कि रॉ मटेरियल को ख़रीदने से लेकर के माल तैयार करने से लेकर के शोरूम तक डिस्प्ले करने तक जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा डायरेक्ट होगा। ठीक है, हाँ भाई, जब डायरेक्ट होगा तो इसका आप जो एंट्री करेंगे फाइनल अकाउंट में कहाँ करेंगे, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। ठीक है, अब इसके अलावा आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट को हम समझ गए तो उसको पकड़ लो। अब उसके अलावा जितना भी होगा वो सब क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। ये हुई बात समझने और समझाने के लिए मोटी बात कि हाँ भाई डायरेक्ट को तो हम लोग जान रहे हैं, तो उसके अलावा क्या होगा, सबका सब इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम कैसे भी पहचाने, या हमसे कोई क्वेश्चन अगर पूछे कि ये बताओ कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकता है, चलो ठीक है, कोई भी ऐसा खर्चा जो कि रिलेटेड टू सेल हो, रिलेटेड टू सेल। अब हमें माल अगर बेचना है तो आपको पता है कि माल को बेचने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने होते हैं। हाँ भाई, मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करना है, राइट, एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करना है, जिसे हम लोग मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन का खर्चा बोलते हैं। तो ये रिलेटेड टू सेल हो रहा है ना। अब जब सेल हो रहा है तो हमने ऑफिस में स्टाफ को भी बैठा के रखा और प्लस ऑफिस भी खोल के रखा है, तो इससे क्या पता चला, ऑफिस का जितना भी खर्चा होगा वो इनडायरेक्ट, यानी कि वो सेल से रिलेटेड आपका हो गया। मार्केटिंग के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर, लीगल एक्सपेंसेस, सीए साहब से भी काम लेना है, एडवोकेट साहब से भी काम लेना है, जो कि अकाउंटेंट है उससे भी हमें काम लेना है। चलो हम तो उसे सैलरी दे रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने उसे पेरोल पे नहीं रखा है, आउटसोर्सिंग से अगर काम ले रहे हो, आप जैसे भी काम लो, तो ये सारा का सारा खर्चा क्या है, रिलेटेड टू सेल हो गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहचानना है। जब आप इसे पहचान लोगे, चाहे वो टैली पे काम करो या फिर आप मैनुअल काम करो, तो आपका क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिल्कुल सही सही निकलेगा। अब अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो आपको पता है कि इसे फाइनल अकाउंट में कहाँ दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। जाना तो है डेबिट में ही, डायरेक्ट चला गया ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, इनडायरेक्ट चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बहुत ही सिंपल है। चलिए, ये तो बात हो रही थी एक्सपेंस की। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं इनकम की। अब इनकम क्या भाई, अब सिर्फ एक कंपनी का खर्चा ही हो और रेवेन्यू जनरेट ना हो, वो कंपनी कब तक चलेगी। वही बात है ना कि सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, और अगर पेट में दाना पानी अगर नहीं जाए तो कैसे अध्ययन होगा, दिमाग आपका हैंग करना शुरू कर जाएगा, राइट। और उसके बाद क्या होगा, हम लोग
अलबल करना शुरू कर देंगे, राइट। तो वो चीज़ अगर ना हो तो हाँ भाई ऊर्जा तो चाहिए, तो ऊर्जा कैसे मिलेगा? हाँ भाई खाना पीना तो चाहिए। उसी तरीके से भाई कोई कंपनी जब चलती है, जब तक उसे कहीं से इनकम नहीं होगा वो चलेगी कैसे? आप कहोगे बहुत सारे ऐसी कंपनी होती है कि साल 2 साल लॉस में भी चलती है, तो चलती है ना, लाइफ टाइम नहीं चलती है ना, लाइफ टाइम नहीं चलती। लाइफ टाइम अगर कोई कंपनी चलती है, जो चल रही है, तो जब तक उसे कुछ इनकम हो नहीं रहा तो चल कैसे रहा? ठीक है। तो इससे ये क्या पता चला कि हाँ भाई कंपनी को कुछ ना कुछ आमदनी तो होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, तो इससे मुझे इनकम हो रही है, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना। उसी तरीके से कोई व्यापारी है, वो माल को खरीदता है और वो क्या करता, प्रॉफिट लेके बेच देता, उससे उसकी इनकम हो रही है, तो प्रॉफिट तो वो गेन कर रहा है ना। हाँ, उसकी इनकम हो रही है माल को सेल करने से। ठीक है। तो आपको ये पहचानना होता है। चलो सर ये तो पहचान के बहुत ही ईजी है कि हाँ कोई व्यापारी है माल को सेल करेगा तो सेल उसके लिए इनकम हो गया। आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए ट्यूशन फी आपके लिए इनकम हो गया। इसी तरीके से जो भी जितने नेचर का, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, है तो इनकम, लेकिन सबका कमाने का जरिया, उसका नाम, उसका नेचर अलग अलग होगा। अब जो डॉक्टर साहब जो फीस लेते हैं वो क्या चीज़ का फीस लेते हैं? आप कहोगे कंसल्टेंसी फ़ी। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमसे फीस लेते हैं वो तो उनके लिए इनकम है ना, लेकिन सबका नेचर अलग अलग। ऑडिट फी अलग हो गया, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग चार्जेस वो अलग हो गया। हम लोग देते हैं ना, मेरे लिए तो एक्सपेंस है लेकिन उनके लिए इनकम है। तो जिस तरीके से कंपनी का नेचर बदलता है, ठीक उसी तरीके से इनकम का नेचर भी बदल जाता है। तो इनकम ही है ना। हाँ हाँ चलिए हो गया, बहुत आप बोल रहे हैं, हम समझ गए इनकम है। अब हम लोग बात करते हैं कि इनकम भी कितने तरह का होता है। जैसे कि एक्सपेंस आपका 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। उसी तरीके से आपका इनकम भी 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। अब जो डायरेक्ट इनकम क्या होगा, बहुत ही इसका आंसर छोटा सा है। किसी भी कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट करने का मेन सोर्स होता है वही उसका डायरेक्ट इनकम कहलाता है। अब कोई ट्रेडर है, वो माल को खरीदता है और प्रॉफिट लेके सेल कर देता है, जिसका माने वो अपने लेजर में जो मास्टर क्रिएट करता है वो सेल नाम से करता है। तो सेल उसके लिए क्या हो गया, कमाने का मेन सोर्स हो गया। तो वही उसके लिए क्या हो गया, डायरेक्ट इनकम। अब जैसे कि मैं माल तो सेल नहीं करता ना, मैं सर्विस देता हूँ, यानी कि मैं सेवाएं देने का काम कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो यही हमारे लिए क्या हो गया, मेन सोर्स हो गया। अब कोई मुझसे पूछे कि आपका डायरेक्ट इनकम क्या हो गया, मैं कहूँगा ट्यूशन फी। सिंपल है ना। तो आपको इसी तरीके से पहचानना है। चलिए ठीक है, डायरेक्ट इनकम तो समझ में आ गया। अब इसका ट्रीटमेंट आप कहाँ कीजिएगा, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। अगर डायरेक्ट इनकम है तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के सीआर में, क्योंकि सेल मेरे लिए क्या है, डायरेक्ट इनकम है। जिस तरीके से परचेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, ठीक उसी तरीके से आपका सेल क्या है, डायरेक्ट इनकम है। यानी कि ट्रेडिंग में जो हम लोग जो दिखाते हैं, हम लोग क्या दिखाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को और डायरेक्ट इनकम को। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड में चला गया और जो आपका डायरेक्ट इनकम है वो आपका ट्रेडिंग के सीआर साइड में चला गया। सिंपल है ना। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, ये तो बात हो रही कि ठीक है नॉलेज हम लोग गेन कर रहे हैं, इंटरव्यू में इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन मेन तो वाचर एंट्री है। तो वाचर एंट्री करेंगे ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाएगा। मैंने कहा था ना इसी वीडियो में बताऊंगा, बने रहिए। चलिए, तो ये बात हो गई आपका डायरेक्ट इनकम का। अब इसके अलावा किसी भी कंपनी को कहीं और से भी इनकम हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है और होता भी है। बहुत सारे आदमी के कमाने के सोर्सेस हो सकते हैं, तो वो किसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। मैं इनकम टैक्स के सोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ही पता है कि इंडिया में अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल टोटल 5 सोर्सेस होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इन चारों के अलावा कुछ होता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एक जो कंपनी की जो इनकम होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट। अब जैसे कि इनडायरेक्ट इनकम है, अब कोई व्यापारी ही है, अब जो सेल किया वो तो उसके लिए डायरेक्ट इनकम हो गया, लेकिन जब वो अपने सप्लायर से माल खरीदा तो सप्लायर ने उसे क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट उसे मिला कि नहीं, आप कहोगे हाँ जी मिला। तो वो जो डिस्काउंट मिला, क्या वो उसका कमाने का मेन सोर्स है, तो नहीं है ना। तो वो क्या हो गया,
इनडायरेक्ट इनकम हो गया। इसी तरीके से मान के चलो कि बैंक में उसका अकाउंट है, बट कौन सा अकाउंट है? सेविंग अकाउंट। उस पर उसको इंटरेस्ट मिला तो इनकम है कि नहीं? आप कहोगे हाँ ऑफ कोर्स, उस व्यापारी का या फिर अगर मेरा भी अकाउंट है तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा? आप कहोगे इनकम है, तो कौन सा इनकम है? डायरेक्ट नहीं, मेरा ये इनडायरेक्ट इनकम है, राइट। तो आपको इसी तरीके से पहचानना है, जो मेन सोर्स है वो मेरा डायरेक्ट हो गया, उसके अलावा जो अदर सोर्सेस से इनकम होता है, मैंने एग्जांपल के तौर पर 2 बताया, आप इसके अलावा कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि किसी का ऑफिस है, दुकान है, मकान है, उसने उसे किराए पे दे रखा है, तो उससे जो भी उसका इनकम होगा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? आज जब इनडायरेक्ट इनकम होगा तो वो आपका कहाँ जाएगा? आप सीधा कहोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के CR साइड में, क्योंकि डायरेक्ट कहाँ चला गया? ट्रेडिंग के CR में। इनडायरेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के CR साइड में। तो वेरी सिंपल, जब इस तरीके से हम लोग अपने बुक्स को तैयार करेंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट कभी भी गलत नहीं हो सकता। चलिए, ये तो बात हो गई इनकम के बारे में। तो जैसा कंपनी का नेचर होगा उसी की तरह से इनकम भी होगा, आपको यह पहचानना है। अब बात करते हैं एसेट की। अब इसके माने क्या होता है? अरे भाई, संपत्ति होता है। हर कंपनी में कुछ ना कुछ संपत्ति होता है, आपके पास भी संपत्ति होता है। अब कहोगे अरे हम तो अभी पढ़ ही रहे हैं तो मेरे पास क्या? अरे भाई, मोबाइल है ना, आप वीडियो देख रहे हो तो कहाँ देख रहे हो? या तो मोबाइल पे, या फिर आपका जो घर पे जो टीवी आपके जो लगा हुआ है वो भी तो आपका संपत्ति ही है ना। तो जिस तरीके से एक इंडिविजुअल, एक नॉर्मल सा फ्रेशर के स्टूडेंट के पास अगर कोई नॉर्मल सा एंड्रॉयड मोबाइल है या फिर कोई भी मोबाइल है या उसके पॉकेट में कुछ भी पैसा है तो वही तो उसका संपत्ति है। हाँ जी है। तो ठीक उसी तरीके से कंपनी में भी संपत्ति होती है, क्योंकि जब तक कंपनी में संपत्ति नहीं होगा तो कंपनी चलेगी कैसे? यानी कि कंपनी को चलाने के लिए कंपनी का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना उसके कंपनी चल नहीं सकती, क्योंकि कंपनी के वैल्यू को अगर कोई चीज़ बढ़ाती है तो वह कंपनी का संपत्ति, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चला कि हाँ, कंपनी के पास संपत्ति तो होगा। अब जैसे कि आप जो मुझे देख रहे हैं, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना भाई, आप देख रहे हो ना। हाँ जी, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बना करके मैं आपको सिखा रहा हूँ, राइट। तो ये वीडियो कैसे बन गया? अरे भाई, इसके लिए मोबाइल का ज़रूरत पड़ा, लैपटॉप का ज़रूरत पड़ा, कैमरे का ज़रूरत पड़ा। तो ये सारे चीज़ क्या हो गए? मेरे लिए संपत्ति हो गई। तो मेरे पास इतने सारी संपत्ति है। अब जितनी बड़ी कंपनी होती है उसके पास उसी के हिसाब से संपत्ति भी होती है। तो ये संपत्ति आया कहाँ से? चोरी तो नहीं किया ना। ये संपत्ति बना कैसे? ऑफ कोर्स हमने परचेज किया ना भाई, है ना। तो जब हम लोग कंपनी को जब इस्टेब्लिश करते हैं, एक तो उस समय जो कुछ भी ले करके आते हैं उस सारे संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं, यानी उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। जो भी संपत्ति जिस नेचर का है, क्योंकि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा संपत्ति भी आपका 2 तरह का होता है, कुछ उसमें चला जाता है, कुछ उसमें चला जाता है। तो भाई संपत्ति ही है ना, ठीक है। अब चलिए, अब जब संपत्ति हम पहचान लेते हैं तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट्स में। और आपको ये भी पता है कि बैलेंस शीट में DRCR नहीं होता, एक तरफ लायबिलिटी होता है और एक तरफ एसेट्स होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि हाँ भाई, संपत्ति भी आपका 2 तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा आपका होता है करंट एसेट्स, ठीक है। चाहे फिक्स्ड हो चाहे वो करंट हो, जाना तो है बैलेंस शीट के एसेट्स में। लेकिन इसे जानना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो फिक्स्ड नेचर का होगा उस पर आपका डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, और जो करंट एसेट्स होगा उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फिक्स्ड एसेट्स, कि कोई भी ऐसा संपत्ति जो कि फिक्स्ड नेचर का हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। जैसे आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं। आपका कंप्यूटर है ना, आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर, आपके पास ट्रक है, आपके पास उड़ने के लिए हवाई जहाज़ है, आपके पास हेलीकॉप्टर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जितना भी आपका जो नेचर का है ना, ये सारा का सारा फिक्स्ड एसेट्स है, जो कि वो फिक्स्ड नेचर का होता है। दूसरा इसका रिप्लाई क्या है? हमने ऐसे संपत्ति को खरीदा लेकिन हमारा इंटेंशन इसे रीसेल करना नहीं है, हम कंपनी में यूज़ करने के लिए उसे परचेज करते हैं, इसलिए वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स कहलाता है। तो फिक्स्ड एसेट जो भी होता है उसके वैल्यू में उतार चढ़ाव नहीं होता। आप कहोगे कैसे नहीं होता? डिप्रिसिएशन तो लगता है ना, तो साल में एक बार लगेगा ना भाई, मार्च क्लोजिंग में। तो क्या उसके वैल्यू में उतार चढ़ाव एवरीडे होता है क्या? आप कहोगे नहीं। जब परचेज करेंगे कभी तभी जाके वैल्यू इंक्रीज करेगा, और कभी अगर दिन खराब हुआ, हमने अपने लैपटॉप को सेल कर दिया तो वो चला गया ना, ठीक है।
तो ये फिक्स्ड नेचर का होता है, ठीक है, हम पहचान गए। अब इसके अलावा क्या है, करंट एसेट्स है। अब करंट एसेट्स बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपका कैश है, ये क्या है भाई, आपका करंट एसेट्स है। आपका जो बैंक बैलेंस होता है, ठीक है, आपका अपना बैलेंस ओसीसी या फिर आपका ओडी अकाउंट नहीं, वो तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। आपका खुद का पैसा, चाहे वो सेविंग हो चाहे वो आपका करंट अकाउंट हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा करंट एसेट्स हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके लिए, ठीक है। डेटर्स भी आपका क्या है, करंट एसेट्स ही है। लेकिन इसका डिफिनेशन क्या है, करंट एसेट ऐसा है कि इसके वैल्यू में कभी भी उतार चढ़ाव हो सकता है और हम इसे कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कहोगे कैसे, तो ऐसे, अब मान के चलो कि मेरा वो डेटर्स है, तो डेटर्स बना कैसे, अरे भाई हमने किसी को उधार में माल सेल कर दिया, या हमने उसको अभी फ़िलहाल बिना पैसे लिए हमने ट्यूशन को पढ़ा दिया, तो वो मेरा चलता फिरता क्या हो गया, संपत्ति हो गया। तो कौन सा संपत्ति है, करंट एसेट्स है, क्योंकि वो आज न कल वो मुझे पैसा ला करके देगा। इसलिए जो डेटर्स जो होता है ना भाई, वो मेरा चलता फिरता संपत्ति है। देखो देखो वो मेरा संपत्ति जा रहा है, राइट, हाँ भाई, तो वो क्या आज न कल वो पैसा ला के देगा। अब देखो उसके वैल्यू में एवरीडे उतार चढ़ाव होगा। अभी हमने एक को उधार में माल बेचा, चलो 1 लाख रुपया, अब तो इस तरह के बहुत सारे मेरे कस्टमर होंगे ना, एवरीडे मैं 2-4 को सेल करूंगा, तो डेटर्स के वैल्यू में उतार चढ़ाव आया, हाँ जी आया। हमें एवरीडे कोई ना कोई तो पैसा देगा, आज नहीं देगा कल देगा, राइट, तो उसके वैल्यू में एवरीडे क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। और हम उसे क्या कर रहे हैं, मेरा डेटर तो है, आज पैसा दिया तो वह कैश में कन्वर्ट हो गया ना, तो इसके वैल्यू में हमेशा उतार चढ़ाव होता ही रहेगा। ठीक उसी तरीके से आपका मार्केट में पैसा लगा हुआ है, जिसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ये भी मेरा क्या है, करंट एसेट्स है। तो इस तरह के ढेरों सारे आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, हमें पहचानना होता है। हाँ, हमने पहचान लिया, संपत्ति है, चाहे वो आपका फिक्स्ड नेचर का हो चाहे वो आपका करंट नेचर का हो, है तो भाई संपत्ति, तो कहाँ जाएगा, सारा का सारा बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारा बच जाता है लायबिलिटीज, जिसको हम लोग कहते हैं कर्जा। कंपनी के ऊपर कर्जे का चढ़ जाना, जिसको हम हिंदी में और भी हिंदी में कहते हैं दायित्व भी कहते हैं। अब देखिए जो लायबिलिटी का जो संबंध होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका करंट लायबिलिटी से ही होता है। इससे ये पता चला कि भाई देखो लायबिलिटी जो है वो फिक्स्ड नेचर का नहीं होता है, क्योंकि कहीं कहीं में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि जिस तरीके से आपका एसेट दो तरह का है, एक फिक्स्ड है एक करंट है, तो क्या लायबिलिटी भी होता है करंट एंड फिक्स्ड? तो नहीं, लायबिलिटी जो होता है वो करंट लायबिलिटी ही होता है, ठीक है। आपको पैसा देना ही देना, वो फिक्स्ड नेचर का नहीं है। हाँ, इसमें क्या होता है, दो तरह का होता है इसमें भी, एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। यानी कि एक कम समय अंतराल का होता है, एक लंबे समय अंतराल का होता है ये लायबिलिटी, लेकिन देना तो है ही ना, ठीक है। इसका माने करंट लायबिलिटी, ये कंपनी के ऊपर कर्जे का चढ़ जाना, यानी कि कंपनी को आज न कल सामने वाले को पैसा चुकता करना है। अब कंपनी के ऊपर कर्जा कैसे चढ़ता है भाई? आप कहोगे अरे सर इतना तो जानते ही हैं, लोन ले लिया कर्जा चढ़ गया, सप्लायर से उधार में माल खरीद लिया कर्जा चढ़ गया, हमने जो कंपनी में बिजनेस को स्टार्ट करने के जो कुछ भी लगाया तो कैपिटल भी तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, तो वो भी है, राइट। तो इस तरीके से हम तो पहचानते हैं। अब जैसे क्या है कि लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटी होता है वो किस नेचर का होगा, कर्जा तो है हमें आज न कल तो देना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब क्या होता है, अभी जस्ट आप ही ने कहा कि हाँ हमने लोन ले लिया, चाहे वो सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, आपको पता है ना कि उसका EMI 5 साल का होता है, कभी 10 साल का होता है, कभी 15 साल का होता है। ये डिपेंड करता है लोन के नेचर के ऊपर, कब कितना EMI रखते हो, वापस तो करना है ना, तो वो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया। यानी कि इसमें लोन का नेचर को हम इसमें ला सकते हैं, ठीक है। ये मेरा लॉन्ग टर्म का लायबिलिटी होगा, आज न कल में पैसा देना है। और बाकी जो हमारा जो शॉर्ट टर्म का जो लायबिलिटी होगा, जैसे कि मेरा क्रेडिटर्स है, हमने उसे माल तो खरीदा लेकिन क्या पैसा नहीं देंगे, पैसा तो देना है भाई, ठीक है। और अगर GST का मामला हो, अगर आपने उसका पैसा नहीं दिया है और अगर RTC लेके बैठे हुए हो, तो आपको इस तरह के RTC को रिवर्स करना होता है।
तो इस तरीके से अगर हम पहचानते हैं तो हमें बैलेंस शीट को समझने में भी कोई दिक्कतें नहीं है। चलो भाई लायबिलिटी तो है, हाँ भाई जब लायबिलिटी है तो हम इसे कहाँ बैठाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो चलो सर ये तो आपने बता दिया, ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को अगर समझना है तो 4 चीज़ को समझना होगा। ये तो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं ये मुझे थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। लेकिन ये बताएं कि जब हम लोग वाउचर एंट्री को पास अगर करते हैं तब तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा ना, हमें ये तो मैनुअल तो बैठाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आपको ये मैनुअल करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब अगर आप 4 चीज़ को समझ गए, एक्सपेंस, इनकम, एसेट और लायबिलिटी। अब जैसे कि मैं शुरू में आ जाता हूँ, जैसे आपका ये एक्सपेंस है इसको मैं ए रख रहा हूँ और आपका ये भी एसेट है इसको मैंने ए रखा, यानी कि ये दोनों को आप पकड़ करके एक साथ। अब अगर एक्सपेंस है प्लस एसेट है, अब आप तो समझ गए किसे एक्सपेंस कहते हैं किसे एसेट कहते हैं। अब उसका अगर वैल्यू इंक्रीज करे तो आप क्या करेंगे, इससे अपने बुक में डेबिट करेंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, अमेरिकन सिस्टम, जिसे आप लोग दूसरे भाषा में मॉडर्न अप्रोच भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्सपेंस प्लस एसेट का वैल्यू अगर आपके बुक में इंक्रीज करता है तो एक्सपेंस भी डेबिट होगा और प्लस एसेट भी आपका डेबिट होगा। और जस्ट अगर आपको इसका वैल्यू अगर डिक्रीज होता है तो कहाँ चला जाएगा, सीआर में, यानी कि आपको डेबिट का क्रेडिट कर देना है। यही इसका फॉर्मूला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेंस प्लस एसेट का वैल्यू अगर आपके बुक में इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो उसे क्या करना है, डेबिट करना है। और अगर घटता है, डिक्रीज होता है, क्या चीज, एक्सपेंस प्लस एसेट का वैल्यू, तो उसे क्या करेंगे, जस्ट उल्टा रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप इनकम की बात करें तो इसे मैं बोल रहा हूं बी और इधर भी बी बोल रहा हूं, ठीक है, इनकम प्लस लायबिलिटी। इसे समझ गए, हाँ जी समझ गए। वाउचर एंट्री को पास करना है तो कैसे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन सिस्टम का फॉर्मूला क्या बोलता है, इनकम प्लस लायबिलिटी। क्या, इनकम प्लस लायबिलिटी का वैल्यू अगर इंक्रीज करे, अगर बढ़े, तो उसे सीआर साइड में दिखाना है। कहाँ दिखाना है, सीआर साइड में। और अगर डिक्रीज हो तो जस्ट उल्टा कर दो ना, डेबिट कर दो। यानी कि सब माइनस एंड प्लस का खेल है, ठीक है। अगर इंक्रीज करता है इनकम प्लस लायबिलिटी का वैल्यू तो उसको सीआर साइड में दिखाओ, और अगर डिक्रीज करता है तो डेबिट कर दो, जस्ट उसका अपोजिट। और एक्सपेंस प्लस एसेट का वैल्यू इंक्रीज करे तो डेबिट और डिक्रीज करे तो क्रेडिट। तो ये माइनस एंड प्लस, अगर ये आप समझ जाते हो तो फिर आपका वाउचर एंट्री भी आपका कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि भाई आज के तारीख में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं, राइट। सिंगल एंट्री सिस्टम मोड पे काम तो होता नहीं है, मैनुअल तो कुछ काम नहीं होगा। हर जगह आपको वाउचर एंट्री को पास करना है, जिससे हम लोग कहते हैं जर्नलाइजिंग कहते हैं, यानी कि जर्नल एंट्री तो आपको करना ही करना है। तो जब तक अगर आप इन चीज़ों को समझ के काम नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे हम अपने फ्यूचर को इस फील्ड में ब्राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मुझसे इसी तरीके से और भी पूरा डिटेल में टैली, जीएसटी, टीडीएस से इनकम टैक्स और पेरोल के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।